हेलो दोस्तों, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन की संभावनाओं को लेकर तमाम चीजें मौजूद हैं। यही वजह है कि पृथ्वी पर इंसानों के साथ साथ कई तरह के लिविंग थिंग्स और पेड़ पौधे निवास करते हैं, जिनका सौर मंडल में किसी दूसरे ग्रह पर रह पाना लगभग नामुमकिन है। पृथ्वी पर इन सभी जीवन को बनाए रखने के लिए हमारे सूर्य और हमारे चंद्रमा का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जिसमें सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्रीय तारा है, यानी पूरे सौर मंडल का मुखिया है। वहीं चंद्रमा हमारे धरती का एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे धरती का चक्कर लगाता है। ऐसे में पृथ्वी के लिए जितना जरूरी सूर्य है उतना ही जरूरी चंद्रमा भी है, क्योंकि अगर चंद्रमा धरती को ऑर्बिट न करता तो शायद हम कभी अस्तित्व में न आते। हालांकि चंद्रमा धरती को ऑर्बिट सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स चंद्रमा से कहीं कहीं ज्यादा है। जहां पृथ्वी का ग्रेविटेशनल पुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वहीं चांद का ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी तकरीबन 6 गुना का डिफरेंस है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है, अगर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होता तो क्या तब भी ये हमारे धरती को ऑर्बिट करता? क्या हमारा जीवन तब भी ऐसे ही सामान्य बना रहता या फिर स्थिति बिल्कुल ही अलग होती? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पूरा ब्रह्मांड किसी न किसी वजह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे अहम चीज मानी जाती है। पृथ्वी के अलावा सौर मंडल के बाकी के सभी ग्रहों पर ग्रेविटेशनल फोर्स की स्थिति या तो बहुत ज्यादा कम है या फिर बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से उन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोज पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि किसी ग्रह का ग्रेविटेशनल फोर्स उस ग्रह पर किसी भी जीवन के लिए बहुत ही अहम होता है। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर काफी ज्यादा है तो वो किसी भी जीवन को पल भर में कुचल सकता है। वहीं ग्रेविटेशनल फोर्स अगर काफी कम है तो वो एटमॉस्फेयर को बांध कर नहीं रख सकता, जिससे किसी भी जीवन के पनपने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। हालांकि हमारी धरती पर मौजूद ग्रेविटेशनल फोर्स जीवन के लिए बिल्कुल उपयोगी साबित होता है, जो हम इंसानों को जमीन से जोड़े रखने में मदद करता है। दोस्तों, किसी भी ऑब्जेक्ट का ग्रेविटेशनल फोर्स उसके साइज और उसके मास पर डिपेंड करता है, जिसकी वजह से वो अन्य किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने की ताकत रखता है। ऐसे में जिस ऑब्जेक्ट का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होता है। यही वजह है कि धरती सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स से बंधी हुई है और उसका चक्कर लगाती है, जबकि चंद्रमा पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। हालांकि इस दौरान कम मास वाला ऑब्जेक्ट भी ज्यादा मास वाले ऑब्जेक्ट पर अपना थोड़ा सा ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से चंद्रमा पृथ्वी पर समंदरों में हाई टाइड पैदा करने में कामयाब हो पाता है। ऐसे में तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले काफी कम है, क्योंकि द्रव्यमान के हिसाब से पृथ्वी चंद्रमा से काफी विशाल है। ऐसे में अगर हम ये सोचते हैं कि धरती और चंद्रमा की ग्रेविटी एक समान यानी बराबर हो जाए, तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर करने के लिए इन दोनों के मास को भी एक समान होना चाहिए, जबकि चंद्रमा साइज और मास में पृथ्वी से बहुत ही छोटा है। ऐसे में अगर किसी तरह से चंद्रमा का साइज बढ़ जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल फोर्स में अपने आप उछाल आ जाएगा। ऐसे में पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होने पर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स वर्तमान के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मुसीबत मंडराने लगेगी। पृथ्वी और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर होने के कंडीशन में ये दोनों ही एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पृथ्वी पर मौजूद समंदरों में भयानक सैलाब आ जाएगा और लहरों की ऊंचाई कई मीटर तक बढ़ जाएगी। ऐसे में पृथ्वी के कोस्टल एरिया में बाढ़ और सुनामी के हालात पैदा हो जाएंगे, जिसकी वजह से उन जगहों पर रहने वाले इंसान और सभी लिविंग थिंग्स पल भर में अपनी जान को गंवा बैठेंगे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच चल रहे ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव की वजह से एक तेज कंपन पैदा होने लगेगा, जिसका असर पृथ्वी और चंद्रमा दोनों की सतह पर पड़ेगा। ऐसे में पृथ्वी की सतह के अंदर मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती रहेंगी, जिसकी वजह से भयानक भूकंप के झटके
झटके लगातार आते रहेंगे। धरती पर मौजूद विशालकाय इमारतों से लेकर छोटी छोटी बिल्डिंगें पल भर में ध्वस्त हो जाएंगी, जबकि उनके मलबे के नीचे दबकर इंसानों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा दबकर खत्म हो जाएगा। इन भूकंप के झटकों की वजह से पृथ्वी की सतह पर कई जगह गहरी दरारें आ जाएंगी, जो किसी गहरी खाई से कम नहीं होंगी। बाढ़, सुनामी, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वजह से इंसानों का जीना हराम हो जाएगा, जबकि इस तबाही की वजह से कुछ ही घंटों में धरती की आधी से ज्यादा आबादी खत्म हो चुकी होगी। हालांकि धरती और चंद्रमा के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स के खिंचाव की वजह से तबाही यहीं पर खत्म नहीं होगी, क्योंकि इसकी वजह से जगह जगह पर ज्वालामुखी विस्फोट होंगे। ऐसे में ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गर्म राख और लावा की वजह से पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगेगा, जबकि उसके काले धुएं की वजह से पृथ्वी का आसमान पूरी तरह से काला नजर आएगा, जिसकी वजह से सूर्य की रोशनी सतह तक सही से नहीं पहुंच पाएगी और चारों तरफ दिन के समय में भी अंधेरा छा जाएगा। सबसे पहले पृथ्वी पर बढ़ते तापमान की वजह से ग्लेशियर्स पिघलने लगेंगे। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी की वजह से जंगलों और पेड़ पौधों में आग लग जाएगी, जिसकी वजह से कई जीव जंतु जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह मात्र 24 घंटे में ही धरती पर मौजूद सभी जीवन खत्म हो जाएगा। यहाँ पर इंसानी आबादी का नामो निशान तक नहीं बचेगा। बंकर भी किसी भी जीवन को नहीं बचा पाएंगे और न ही कोई एडवांस टेक्नोलॉजी किसी काम आएगी। हालांकि अगर इस तबाही के बीच कोई अगर मंगल ग्रह पर मौजूद होगा तो वह इस भयानक मंजर को विभिन्न उपकरणों की मदद से देख पाएगा। हालांकि चंद्रमा और धरती के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स का खिंचाव तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे से टकरा नहीं जाते। दरअसल ये दोनों ही ऑब्जेक्ट अपना अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाकर एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से ये दोनों ही एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाएंगे। क्योंकि जब ये दोनों साइज और मास में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर समान ताकत लगाएंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि ये दोनों ही एक दूसरे से आकर टकरा जाएंगे। इस टकराव की वजह से धरती और चंद्रमा किसी मिट्टी के गोले की तरह अंतरिक्ष में टूटकर बिखर जाएंगे, जिसकी वजह से न तो पृथ्वी का अस्तित्व बचेगा और न ही उसका कोई चंद्रमा होगा। हालांकि कई करोड़ों साल बाद सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धरती और चंद्रमा के अंतरिक्ष में बिखरे हुए कण दोबारा से आपस में ग्रेविटेशनली कोलैप्स होकर आपस में जुड़ने लगेंगे, जिसकी वजह से एक नए ऑब्जेक्ट या फिर यूं कहें एक नई धरती का जन्म हो जाएगा। लेकिन वो धरती आज की धरती की तरह हरी भरी और नीली नहीं होगी, बल्कि वो आग का जलता हुआ एक गोला होगी। ऐसे में नई धरती को ठंडा होने में कई करोड़ों साल का वक्त लग सकता है, जिसके बाद उसका तापमान सामान्य होगा और शायद वहाँ धरती की तरह जीवन के पनपने की कोई संभावना हो। लेकिन उस नए ग्रह के पास शायद अपना कोई प्राकृतिक उपग्रह यानी चंद्रमा नहीं होगा, क्योंकि उस टकराव की वजह से चंद्रमा का अस्तित्व खत्म हो चुका होगा। हालांकि ये भी संभव है कि अंतरिक्ष में मौजूद मलबे आपस में मिलकर दो ऑब्जेक्ट का निर्माण कर दें। उस कंडीशन में एक ग्रह हो सकता है और दूसरा चंद्रमा। हालांकि कल्पना से बिल्कुल विपरीत सच्चाई को देखा जाए तो धरती और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर हो पाना असंभव है। ऐसे में आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको कुछ सोचने या समझने का मौका तक नहीं मिल पाएगा। अब तो आप समझ ही गए होंगे, अगर धरती और चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स एक बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में हम इंसानों का हाल क्या होगा। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।